क्लास स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अभी हमने पढ़ लिया था कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि पृथ्वी के जो ग्रही संबंध है किस प्रकार से हैं, अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार का है, देशांतरी विस्तार किस प्रकार का है। फिर हमने उसके बाद में पढ़ा कि पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण किस प्रकार से होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। फिर उसके बाद में हमने पूरी एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद में ये सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो अभी हमने सिर्फ पृथ्वी के ऊपर पूरी धरातल पर जो भी मतलब स्वरूप पाए जाते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था, नदी, पर्वत, पठार। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, कि पृथ्वी के अंदर की किस प्रकार की संरचना है और उससे किस प्रकार के क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का धरातल का स्वरूप पृथ्वी की आंतरिक अवस्था और संरचना का परिणाम होता है। तो पहला ही सेंटेंस जो दे रखा है उसमें बताया हुआ है कि पृथ्वी के धरातल का स्वरूप, मतलब पृथ्वी पर जो भी आकृतियां पाई जाती हैं धरातल पर, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, नदी हो, पहाड़ियाँ हो, ग्लेशियर्स हो, महासागर हो, सागर हो, झील हो, तालाब हो, ये क्या है, आंतरिक अवस्था और संरचना का परिणाम होता है। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विशेष स्थान है। मतलब जो भी आकृतियां पृथ्वी के धरातल पर या स्थल पर निर्मित हो रही हैं उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विशेष स्थान है। पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी है, आज भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में अभी भी मनुष्य ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पाया है। यद्यपि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है, परंतु आज भी वैज्ञानिक इस प्रश्न का निश्चित उत्तर देने में असमर्थ हैं कि पृथ्वी के भीतर का भाग किस अवस्था में है। समझ गए कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, एक एजम्पशन लगाकर हम बात कर सकते हैं कि हमने पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में किस प्रकार की तत्व होगा, किस प्रकार से क्रियाएं प्रतिक्रिया होती हैं, टेम्परेचर क्या होगा, ये हमने अनुमान के आधार पर ही बताया हुआ है। वैज्ञानिकों ने भी अनुमान के आधार पर ही बताया है। तो पृथ्वी की भीतरी भाग की जो भौतिक एवं रासायनिक रचना कैसी है, इन प्रश्नों का हल वैज्ञानिकों ने अनेक साधनों से ढूंढने का प्रयास किया है। मतलब जानने का प्रयास किया है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भूभाग है वो किस प्रकार का है, कैसे प्रतिक्रिया होती है, क्रिया होती है, कैसे गैसेस बनती हैं, कैसे लावा का निर्माण होता है, मैग्मा का निर्माण होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो किन कारणों से होता है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन पृथ्वी के आंतरिक भूभाग के बारे में जानने के लिए किया गया है। बात करते हैं कुछ प्रमाण, पृथ्वी पर जो आंतरिक संरचना है उसके कुछ प्रमाण हैं। सबसे पहला है घनत्व पर आधारित प्रमाण। घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके आधार पर किस प्रकार से प्रमाण मिलते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह का अधिकांश भाग कठोर चट्टानों से निर्मित है। हम जो पृथ्वी का जो धरातल है, पूरे संपूर्ण धरातल की हम बात कर रहे हैं, तो जो ऊपरी जो परत है या ऊपरी जो सतह है जिसपे हम रहते हैं, जिस पर ट्रेनें चलती हैं, जिस पर बसेस चलती हैं, हम लोग मतलब खेती करते हैं, अनेकों प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, वनस्पति उगती है, ये सारी जो ऊपर पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसका जो अधिकांश जो भाग है वो कैसा है, कठोर चट्टानों से बना हुआ है ना। आप किसी भी स्थान पर, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर जो ऊपरी परत है उसको अपन एग्जामिन करेंगे तो उसमें यही पाएंगे कि वो क्या है, चट्टानों, कठोर चट्टानों से निर्मित है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर का है कि भूपृष्ठ की अधिकांश चट्टानें अवसादीय परतदार हैं। तो ऊपर पर यानी भूपृष्ठ पर, मतलब धरातल पर जो भी चट्टानें पाई जाती हैं या तो वो अवसादी हैं या परतदार है, मतलब लेयर वाइज लेयर वाइज लेयर वाइज वो क्या है, जमती गई। इनकी मोटाई 500 से 1500 मीटर मानी जाती है। मतलब कितनी मानी जाती है इनकी मोटाई, 500 से 1500 मीटर मानी जाती है। इनके नीचे आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं प्राइमरी चट्टानें होती हैं, प्राथमिक चट्टानें होती हैं, और ये बहुत ही कठोर चट्टानें होती हैं। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। कितना है, 5.5 है, जबकि भूपृष्ठ की अवसादी चट्टानों का घनत्व 2.7 ही है। कितना है, 2.7। अब देखो इसमें दो चीजें अलग अलग दी हुई हैं, एक तो 5.5
ये क्या है, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है। कितना, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5। जबकि भूपृष्ठ की अवसादी चट्टानों का घनत्व कितना है, भूपृष्ठ मतलब भू धरातल, धरातल पर जो भी चट्टानें पाई जाती है उनका घनत्व कितना है, 2.7 ही है। ज्वालामुखी से निकले पदार्थ का घनत्व 3 या 3.5। कितना, जो ज्वालामुखी से, जो उद्गार से जो भी पदार्थ निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। तो जो मैग्मा का जो घनत्व होता है कितना होता है, 3 होता है या 3.5 होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व 5.5 से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5.5 से अधिक होना चाहिए। किससे, जो ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलता है उसका 3 रहता है या 3.5 रहता है। इसके आधार पर अनुमान लगाया गया है, निष्कर्ष निकाला गया है कि आंतरिक भाग का जो घनत्व है वो कितना होना चाहिए, 5.5 से अधिक होना चाहिए। अतः वैज्ञानिकों को मत है कि पृथ्वी का केंद्र यानी कोर, पृथ्वी के केंद्र को क्या बोलते हैं, कोर, भारी पदार्थों से निर्मित है जिसका घनत्व 11 माना जाता है। कितना माना जाता है, 11 माना जाता है। पृथ्वी का जो कोर है, मतलब बिल्कुल कोनर, मतलब अगर हम धरातल से स्टार्ट करें तो एकदम कोनर बीच में पहुंच जाएंगे। मध्य के जो भाग का जो घनत्व है कितना है, 11 है, उसको बोलते हैं कोर। दूसरा जो प्रमाण है वो दबाव पर आधारित। अभी हमने क्या पढ़ा, घनत्व पर आधारित प्रमाण, अब हम पढ़ रहे हैं दबाव पर आधारित प्रमाण। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र, मतलब धरातल से केंद्र की ओर पदार्थ का भार बराबर बढ़ता जाता है। इसका, पदार्थों का, जो भी पदार्थ हैं पृथ्वी के धरातल पर हल्के होंगे, फिर और पृथ्वी के अंदर घुसेंगे तो भारी होता चला जाएगा, और पृथ्वी के अंदर घुसेंगे और केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो भार, मतलब पदार्थों का जो भार है क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है या बढ़ता जाता है। केंद्र की ओर इस दबाव की अधिकता से भूगर्भ घने हो जाते हैं। मतलब जितना ज्यादा दबाव होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएंगे, भूगर्भ क्या है, भूपृष्ठ, मतलब जो पदार्थ पाया जाता है पृथ्वी में वो दब दब के और ज्यादा घना हो जाएगा। परंतु अनेक वैज्ञानिकों को मत है कि भीतरी पदार्थों की रचना ऊपर के धरातल पर पाए जाने वाले पदार्थों से भिन्न है। कैसी, जो अंदर पृथ्वी के जो आंतरिक भूभाग में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनकी रचना, और ऊपर के धरातल के पर जो भी मतलब पदार्थ पाए जाते हैं उनकी रचना, है ना, अलग अलग है, यानी भिन्न है। भीतरी भाग के पदार्थ भारी तत्वों से और ऊपरी परत के पदार्थ हल्के पदार्थों से बने हैं। ठीक है ना, जो आंतरिक भूभाग में जो भी पदार्थ है वो क्या है, भारी तत्वों से बने हैं, भारी एलिमेंट से, या मतलब वेटेड एलिमेंट से बने हुए हैं, और ऊपरी परत के जो पदार्थ है वो हल्के पदार्थों से बने हुए हैं। अनेक वैज्ञानिकों को मत है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर चट्टानों का दबाव बढ़ जाता है। अब आप देखिए, घर में ही ले लीजिए, ये मान लीजिए कि कुछ मतलब मोटे कपड़े ले लीजिए, या फिर अपन जैसे पर अभी मतलब मौसम, ठंड का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो अभी हम जो रजाइयाँ ओढ़ते हैं, रजाइयों को सबसे नीचे वाली रजाई, मतलब पहले एक रजाई रखो, फिर ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस प्रकार से हम रख देंगे। फिर उसके बाद में 2 महीने बाद निकालेंगे तो जो सबसे निचली वाली जो रजाई होगी वो सबसे ज्यादा चपटी हुई होगी। क्यों होगी, क्योंकि ऊपर की 4 रजाइयों का उस पर सबसे ज्यादा भार पड़ा, दबाव पड़ा, और दबाव की वजह से वो क्या हो गई, ज्यादा चपटी हो गई। इसी प्रकार से पृथ्वी के जो केंद्र की ओर जाने पर चट्टानों का दबाव बढ़ जाता है और वो क्या हो जाती हैं, ज्यादा संघनन हो जाती हैं, ज्यादा घनी हो जाती हैं, ज्यादा कठोर हो जाती हैं। धरातल से 16 किलोमीटर यानी 1600 मीटर, धरातल से कितना, 1600 मीटर की गहराई पर सर्वत्र प्रति 9.29 वर्ग डेसीमीटर, कितना, 9.29 वर्ग डेसीमीटर यानी 1 वर्ग फुट पर 117 क्विंटल भार पाया जाता है। कितना, धरातल से 1600 मीटर की गहराई पर, धरातल से 1600 मीटर की गहराई पर सर्वत्र मतलब सभी जगह 9.29 वर्ग डेसीमीटर, और कितना, 1 वर्ग फुट, कितना, 1 वर्ग फुट पर, मतलब 1 फुट चारों तरफ, 1 फुट 1 फुट 1 फुट कर लें, पर 170 है, कितना, 117 क्विंटल का भार पाया जाता है। ठीक है ना, ये पूरा हम कितना अंदर जा रहे हैं, मान लीजिए कि पृथ्वी की लेयर है, और पृथ्वी की लेयर से हम कितना जा रहे हैं, 1600 मीटर तक जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं हम, 1600 मीटर तक अंदर जा रहे हैं, तो कितना भार हो रहा है, 117 क्विंटल का भार है। इस आधार पर गणना की जाए तो पता चलेगा कि पृथ्वी के केंद्र के पदार्थ पर 1 वर्ग फुट पर 5.5 हजार से 8.5 हजार टन का भार पड़ता है पृथ्वी के केंद्र पर। अगर मतलब ये जो कैलकुलेशन किया है 1600 मीटर पर 9.29 वर्ग डेसीमीटर या 1 वर्ग फुट पर 117 क्विंटल भार पाया जाता है, तो यहाँ पर अगर पृथ्वी के केंद्र की बात करते हैं तो वहां कितना हो जाएगा, 5.5
या 5.5 हजार से 8.5 हजार टन का भार पड़ता है। परंतु अनेक विद्वानों का मत है कि प्रत्येक चट्टान की इसी कारण अधिकांश ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व तो नहीं बढ़ता या बढ़ सकता। मतलब एक एक निश्चित सीमा होती है, इस निश्चित सीमा तक घनत्व बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद में घनत्व नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना। तो उसका दबाव कितना ही अधिक क्यों न हो, क्या है कि जो उनका जो घनत्व है एक सीमा तक वाले 5 तक बढ़ेगा, 5 के बाद नहीं बढ़ेगा। तो ये मतलब कुछ चट्टानों का होता है, सभी चट्टानों में पाया जाता है ना। दबाव कितना भी हो लेकिन उसका घनत्व नहीं बढ़ेगा। वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी का केंद्र लोहा और निकिल जैसी भारी पदार्थों से बना हुआ है। समझ रहे हो, जो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, इसको मतलब कोर बोलते हैं, वो दो चीजों से ज्यादा मतलब निर्मित है, एक लोहा और दूसरा निकिल। ये क्या है, भारी पदार्थ है और इनसे ही ये निर्मित हुआ है। तापक्रम पर आधारित प्रमाण। तापक्रम का मतलब यहाँ पे तापमान से है, किससे है, तापमान से है। तो पृथ्वी के भीतरी भाग में गहराई के साथ साथ तापमान की मात्रा बढ़ती जाती है। ये एक मतलब सत्य मतलब घटना है या सत्य कथन है कि जैसे यह पृथ्वी के आंतरिक भूभाग से मान लीजिए एक गड्ढा खोद रहे हैं, मतलब 10 बाई 10 का गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढे खोदते आएंगे 10 फुट अगर हमने गड्ढा खोद लिया, तो जो पृथ्वी के धरातल पर बैठकर जो टेम्परेचर है मतलब मेजर करेंगे और उसी टेम्परेचर को हम 10 फुट नीचे मेजर करेंगे, तो निश्चित ही मतलब क्या होगा, टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी या वहाँ का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आग्नेय चट्टानें, ज्वालामुखी पर्वत, गर्म जल के स्रोत, खानों में उष्णता के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। किस प्रकार से, जो आग्नेय चट्टानें हैं या ज्वालामुखी जो पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत पर नीचे मतलब अगर हम उसमें उतरते हैं तो और गर्म जल के स्रोतों से और खानों में उष्णता, मतलब खानों में क्या पाया जाता है, उष्ण, मतलब गर्म वो पाया जाता है, टेम्परेचर पाया जाता है, उष्ण वहाँ का माहौल रहता है। यह अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के केंद्र को जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। और क्या कैसे वृद्धि होती है कि प्रति 32 मीटर गहराई पर, मतलब कितना, 32 मीटर, किलोमीटर नहीं है यहाँ पे, ये क्या है 32 मीटर है, तो 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है 32 मीटर गहराई पर। और औसत रूप से तापमान प्रति 100 मीटर पर 2 डिग्री से या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है। 100 मीटर पर 2 बढ़ेगा या 3 सेंटीग्रेड की दर से बढ़ेगा। इस अनुमान से पृथ्वी के 96 किलोमीटर की गहराई पर तापमान में इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी कि कोई भी चट्टान या खनिज या ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है ना, कोई भी चट्टान या खनिज ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि 96 किलोमीटर पर जाते जाते जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, सैकड़ों डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, सैकड़ों डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इसको हम कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं कि 32 डिग्री पर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 96 किलोमीटर पर कितना बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेट करके भी अपन कर सकते हैं। तो एक आपके लिए प्रैक्टिस है, इसको आप कैलकुलेट करके मेरे को कल बताना। किंतु अब यह माना जाता है कि कुछ किलोमीटर पश्चात तापमान में वृद्धि दर घटती जाती है। ठीक है ना, क्या माना जाता है कि टेम्परेचर कुछ सीमा तक बढ़ता है, फिर उसके बाद में उस टेम्परेचर में क्या हो जाता है, घटते क्रम में स्टार्ट हो जाता है या टेम्परेचर या तापमान कम होने लग जाता है। सीमा सीमा की पट्टी में तापमान प्राय स्थिर से विशेष ऊंचे बने रहते हैं। ये एक सीमा मतलब पृथ्वी 3 मतलब लेयर में बांटा जाता है, एक सियाल होता है, सीमा होता है और तीसरा निफ्य होता है। तो सीमा की जो पट्टी है मतलब जितने मतलब लेयर सीमा की पाई जाती है उसमें क्या होता है, तापमान स्थिर से विशेष ऊंचे बने रहते हैं, फिर अत्यधिक दबाव भी ताप को बांधे रखता है। मतलब जो टेम्परेचर कम होता है वो कौन से उसमें लेयर में होता है, सीमा में होता है, या कम होता है स्थिर रहता है तो वो किस उसमें रहता है, सीमा में रहता है। ज्वालामुखी पर आधारित प्रमाण। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय द्रव यानी लावा, जब कभी आपने नाम सुना होगा ज्वालामुखी का, अगर आप मतलब देखना चाहते हो यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो उसके ज्वालामुखी के, ठीक है ना, उसमें वोल्केनो डाल देना या ज्वालामुखी डाल देना, ज्वालामुखी उद्गार, तो उस वीडियो में आप देख सकते हो कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है। तो ज्वालामुखी से जो पदार्थ बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लावा। क्या बोलते हैं उसको हम, लावा। तो उसमें क्या लिखा है कि इसका लावा का निकलना इस बात का प्रतीक है कि केंद्रीय फ्रंट क्या है, केंद्रीय जो भाग है पृथ्वी का, जो केंद्रीय भाग है वो कैसा है, द्रव अवस्था में है। परंतु यदि पृथ्वी का केंद्र द्रव अवस्था में है तो सूर्य चंद्रमा के आकर्षण से प्रभावित अवश्य होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। तो द्रव जो अवस्था है वो किसी किसी स्थान पर पाई जाती है।
या टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा पृथ्वी के आंतरिक भूभाग पर, वहाँ पर खनिज और चट्टान दोनों क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, या फिर उनको मतलब तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में पहुंच जाएंगे। भूकंप पर आधारित प्रमाण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन सीस्मोग्राफ यंत्र के माध्यम से किया जाता है। पहला ही प्रश्न ये है, ये जो पहली बात है कि किससे किया जाता है, सीस्मोग्राफ से किया जाता है, ठीक है ना, किससे किया जाता है, सीस्मोग्राफ से किया जाता है। भूकंप का अध्ययन, एक पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, किन किन क्षेत्रों में ज्यादा भूकंप आते हैं, किन किन क्षेत्रों में कम भूकंप आते हैं, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर भूकंप आते ही नहीं है। तो इस चीज का अध्ययन किससे किया जाता है, सीस्मोग्राफ यंत्र से किया जाता है। भूकंप की तरंगों का वेग, गति आदि के आधार पर भूगोल की संरचना का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो भूकंप की जो तरंगे होती है उनके आधार पर, या उनकी जो गति होती है मतलब वेग के आधार पर क्या होता है, भूगर्भ की संरचना का अध्ययन किया जाता है। भूकंप की जिन जिन लहर भागों में पहुंचती हैं, भूकंप की जो लहरें हैं जिन जिन भागों में पहुंचती हैं उसे भूकंप क्षेत्र कहते हैं। मतलब जहां पर भूकंप की जो लहरें या जो तरंगे पहुंच रही हैं उस क्षेत्र को हम क्या करेंगे, भूकंप क्षेत्र कहते हैं। और भूकंप लहरें 3 प्रकार की होती हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप। प्राथमिक लहरें, उनको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स और पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स। द्वितीय प्रकार की लहरें सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स, और तीसरी क्या है, धरातलीय लहरें सरफेस वेव्स और लॉन्ग वेव्स बोलते हैं उसको, या एल वेव्स बोलते हैं। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ भूकंप, ये वाला जो केंद्र है, यहाँ पे मेरा कर्सर हिल रहा है, ये वाला जो केंद्र है, यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले कौन सी प्राइमरी तरंगें उत्पन्न होंगी, ठीक है ना। प्राइमरी तरंगें उत्पन्न होने के बाद में फिर ये क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी वेव्स में चेंज हो जाएगी, और फिर उसके बाद में ये धरातलीय या धरातल पर पहुंच जाएंगे, और पहुंचने से उनको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर या एल वेव्स बोलते हैं, या धरातलीय तरंगे बोलते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार के होते हैं, पी, एस और एल। अब बात करते हैं हम प्राथमिक तरंगे, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से देख सकते हो, ये जो प्राइमरी तरंगे हैं ये लहरें ध्वनि की लहरों के समान होती हैं। मतलब ये जो तरंगे होती हैं कैसी होती हैं, जैसे कि नॉइज यानी ध्वनि, ध्वनि का जो तरंगे होती हैं उसके आधार पर इसकी गणना की जाती है, उसी के समान होती हैं। इन लहरों में ध्वनि कणों की गति लहर की रेखा के सीधे में होती है, ठीक है ना। कैसी होती है, इन लहरों में ध्वनित कणों की गति लहर की रेखा की सीध में होती है। अंग्रेजी में इन्हें क्या कहते हैं, पी लहरें या पी तरंगें कहते हैं। इन लहरों की गति सबसे अधिक होती है, कितनी होती है, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। ये लहरें ठोस पदार्थ में तीव्रता से अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं, किंतु द्रव में यह लचीलापन आने पर इनकी गति कुछ कम हो जाती है, ठीक है। ये देखो, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये जो है क्या है, पी ए वेव्स है। क्या है ये, पी वेव्स है। ये जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये इसको बोल सकते हैं लिथोस्फीयर, यानी क्या है, ठोस पदार्थ है। तो ठोस पदार्थ में एकदम से सीधे जा रही है। ये जो बीच में जो दे रखा है क्रोड जिसको बोला गया है, तो क्रोड को क्या बोला, मतलब इसमें क्या कर रही है, तिरछी हो जा रही है। मतलब क्या हो जाती है, द्रव में लचीलापन आने की वजह से इनकी गति में कुछ कमी आ जाती है। मतलब ये जो 8 से 14 सेकंड है ये यहाँ पर रहेगा, और क्रोड में इसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही धरातल मतलब कठोर पदार्थ आएगा या कठोर आएगा, उसमें क्या हो जाएगा कि इनकी गति फिर से तेज हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं द्वितीयक या गौण अथवा आड़ी लहरें, ठीक है। इनको बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स। ये लहरें प्रकाश तथा जल की लहरों के समान होती हैं। पहली जो है ध्वनि की तरह है, और ये कैसी हैं, जल की लहरों के समान है, या प्रकाश के समान है, या लाइट के समान होती हैं। इनमें कण लहर की दिशा में समकोण पर चलते हैं। इनमें कण लहर की दिशा में समकोण पर चलते हैं। इनकी गति 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अभी जो प्राइमरी थी उनकी कितनी थी, 8 से 14, इनकी कितनी है, 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। इन लहरों को अंग्रेजी के एस के नाम से पुकारा जाता है, या सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, या एस वेव्स बोलते हैं। ये लहरें भी अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं, परंतु तरल पदार्थों में अस्पष्ट या लुप्त हो जाती है। ये देखिए, ये पूरा सॉलिड इनर है, ये लिक्विड इनर है। मतलब ये क्या है, तरल पदार्थ, ये वाला जो गोला है या ये वाला सर्किल है, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, या मतलब क्या है, ये तरल अवस्था में है।
तो ये जो व्हाइट वाली है आपको, जो व्हाइट व्हाइट जो दिख रही है, ये क्या है, प्राइमरी वेव्स हैं, पी वेव्स हैं। और जो ब्लैक ब्लैक हैं, ये वाले जो ब्लैक हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी वेव्स, सॉरी सेकेंडरी वेव्स। जो ब्लैक वाली है उनको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, ये अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती है, परंतु तरल पदार्थों में ये अस्पष्ट हो जाती है। ये देखो यहाँ से ये काली वाली चल रही है, लेकिन ये जो लिक्विड आया यहाँ पे, ये क्या हो गई, गायब हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे भी ये गायब हो गई, पूरी तरह से सीधी नहीं जा रही है। ठीक है ना, अस्पष्ट हो जाती है या लुप्त हो जाती है। इनकी जो मतलब गति होती है वो कितनी होती है, 5 से 7 किलोमीटर। अगला है धरातलीय लहरें, उनको क्या बोलते हैं, एल वेव्स। इस प्रकार की जो लहरें हैं धरातल के ऊपरी भाग पर तक ही सीमित रहती हैं। कैसे रहती हैं, धरातल पर, यानी जो हमारा अर्थ सरफेस है उसी पर ये एल वेव्स दिखाई देती हैं या उसी भाग पर सीमित रहती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में प्रवेश नहीं कर पाती। ये क्या, ये जो मान लीजिए पूरा पृथ्वी का एक पूरा डायग्राम है ना, ये जो दिख रहा है आपको, इनको बोलते हैं भूकंपीय धरातलीय लहरें या एल वेव्स, ये जो आपको दिख रही हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जो एस वेव्स है इधर आपको दिख रही है ना, ये पी तरंगे हैं ये वाली। लेकिन ये जो ऊपर जो, यानी ये पृथ्वी का ऊपरी धरातल है, उस धरातल पर एल वेव्स हैं। ये अत्यंत प्रभावशाली लहरें होती हैं। इन लहरों का प्रदोलन आवृत्ति काल सभी लहरों से लंबा होता है। मतलब ये, इनकी जो आवृत्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है, इनकी गति सबसे कम होती है ना। कितनी होती है, 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इनकी गति कितनी होती है, 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, तो ये सबसे ज़्यादा विनाशकाली होती हैं, प्रभावशाली होती हैं, क्योंकि धरातल पर यही तरंगें पहुँचती हैं। बाकी एस और पी तरंगें कहाँ पर रहती हैं, धरातल के अंदर या पृथ्वी के आंतरिक भूभाग पर। ठीक है ना। अब भूकंप विज्ञान तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सीस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान को क्या बोलते हैं हम, सीस्मोलॉजी। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। ठीक है ना, तो भूकंपी लहरों से कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आकलन किया जाता है। अनेक प्रयोगों से पता चला है कि भूकंपी लहरें पृथ्वी के मध्य भाग तक सीधी नहीं जाती है। मतलब ये जो अभी आपको दिख रहा है, ये जो मतलब उनको सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्या हो जा रही है, ये आड़ी तिरछी हो जा रही है। क्या है, ये भूकंप की लहरें क्या है, पृथ्वी के मतलब मध्य भाग में सीधी नहीं जाती, जिससे आभास मिलता है कि पृथ्वी के भीतरी भाग ठोस जैसा नहीं है। क्योंकि ई तरंगें क्या है, ठोस में एकदम सीधी चलती हैं। ठीक है ना, ई तरंगें ठोस में कैसे चलती हैं, सीधी चलती हैं। ठीक है। यदि यह भाग ठोस होता तो भूकंप की लहरें सीधी जाती। अभी हमने क्या बताया, ठोस में कैसे चलते हैं, सीधी चलती हैं। अगर मतलब ये जो पृथ्वी का आंतरिक भूभाग है वो कैसा होता, ठोस होता तो ये तरंगें कैसी चलती, सीधी चलती। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि ये लहरें टेढ़ी मेढ़ी भी न जाकर कुछ वक्राकार गति में मुड़ जाती हैं। और पृथ्वी के आंतरिक भाग के घनत्व में काफी अंतर पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के घनत्व के कारण ही ये लहरें क्या करें, वक्राकार रूप में होती है। मतलब घनत्व क्या है, अलग अलग पाया जाता है। ठीक है ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होता है, घनत्व अलग अलग क्षेत्र अलग अलग पाया जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, आड़ी तिरछी हो जाती है या फिर वक्राकार हो जाती है, मतलब गोल टाइप की हो जाती है। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं। ओल्डम नामक विद्वान ने 1909 में प्रमाणित किया कि भूकंप केंद्र, क्या, भूकंप केंद्र से कोण की दूरी पर गौण लहरें यानी अदृश्य हो जाती हैं तथा प्रधान लहरें अपनी कमजोर स्थिति को प्रकट कर देती हैं। पी लहरें क्या करती हैं, अपने मतलब कमजोर हो जाती हैं, और जो प्रधान लहरें क्या हो जाती है, कमजोर स्थिति को प्रकट कर देती हैं। पृथ्वी के मध्य यानी पिंड में गौण लहरों का प्रवेश नहीं पाया जाता। मतलब अभी हमने बताया जो कोर है, कोर में क्या है, पृथ्वी क्या है, जो लहरें हैं वो क्या है, नहीं पहुंच पाती, प्रवेश नहीं पाया जाता है। इससे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में द्रव पदार्थ अवश्य है। कैसा, द्रव पदार्थ अवश्य है, मतलब वो ठोस नहीं है, द्रव अवस्था में है। ये जो द्रव पदार्थ सभी धातुओं में लोहा निकल आदि के तरह रूप हुए होंगे। सन 907 मतलब 907 में क्रोएशिया की कुल्पा घाटी में भूकंप के अध्ययन से पता चला कि प्राथमिक तथा गौण लहरों के समान 2 लहरें और पाई जाती हैं। प्राथमिक और द्वितीयक लहरों के अलावा 2 लहरें और पाई जाती हैं, जिनको पीजी और एसजी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, पीजी और एसजी नाम दिया गया। इन दोनों लहरों की गति प्राथमिक तथा गौण लहरों की तुलना में कम है। ठीक है ना, इनकी गति कैसी है, प्राइमरी जो पी जो लहरें हैं या पी जो तरंगे हैं या जो एस तरंगे हैं, उनकी सापेक्ष में इनकी जो गति है वो कैसी है, कम है। कोनार्ड ने सन 1923 में ब्यूल नामक स्थान पर आए भूकंप के अध्ययन से पता लगाया कि 2 प्रकार की लहरें और होती हैं जो प्राथमिक गौण पीजीएसजी के बीच अनुभव की जाती हैं। मतलब 2 प्रकार की लहरें और होती हैं। इन लहरों को पी डैश और एस डैश नाम दिया गया। इन लहरों का अध्ययन जेफरीज एंड जर्सी
में 1929 तथा ऑक्सफोर्ड 1926 ने भूकंपों के आधार पर भी किया है। मतलब कई प्रकार के PSL, PGSG, ठीक है ना। PGSG के अलावा कौन सी है, P डैश या S डैश, ठीक है ना। 7 प्रकार की लहरें मतलब हो गई हैं या पाई जाती है पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में, या फिर जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो इस 7 प्रकार की जो लहरें हैं इनसे मतलब हम इसका अध्ययन करके बताया गया है। भूगर्भ में विभिन्न गहराइयों पर भूकंप की लहरों की गति एवं विशेषताओं के आधार पर भूगर्भ को मोटे तौर पर 3 परतों में बांटा जाता है, ठीक है ना। कितने, जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम 3 मोटी परतों में बांटते हैं। इसके आधार पर भूगर्भ में विभिन्न गहराइयों पर भूकंप की लहरों की गति, ठीक है ना। किसके आधार पर, भूगर्भ में जो विभिन्न गहराइयों पर भूकंप की लहरों की गति है के आधार पर एवं विशेषताओं के आधार पर भूगर्भ को मोटे तौर पर 3 परतों में बांटा जाता है। पहली परत क्या है, ऊपरी परत, इसको बोलते हैं अपर लेयर। तो पृथ्वी के ऊपरी धरातल में साधारणतः पीजी लहरें 5.4 किलोमीटर और एसजी लहरें 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। ये लहरें जिन चट्टानों से होकर गुजरती है उनका घनत्व कितना होता है, 2.7 होता है। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत, जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो कैसी है, ग्रेनाइट चट्टान से बनी है। और इन दोनों लहरों से पूर्व PS तथा S लहरों का आकलन किया जाता है जो न्यून वेग से ऊपरी भाग पर प्रभावित होती हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग परतदार चट्टानों से बना है। सबसे पहले ही हमने बताया था कि जो पृथ्वी का जो धरातल का जो ऊपरी जो परत है या ऊपरी जो स्थल है या स्थल भाग है वो किससे बना है, परतदार चट्टानों से बना है या अपसादी चट्टानों से बना है। फिर है मध्यवर्ती या मिडिल लेयर। कोनार्ड ने 1923 में ट्यूर्न के भूकंप में P और S नामक लहरों का पता लगाया। P और S लहरों की गति क्रम से 6 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड आंकी गई, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ में से 6 से 8 होगा या 6 से 7 होगा। इन लहरों से पृथ्वी की मध्यवर्ती परत का घनत्व स्पष्ट रूप से पता लगता है। अतः मध्यवर्ती परत में अधिक घनत्व वाली बेसाल्ट से बनी चट्टानों की अधिकता है और उनकी मोटाई कितनी है, 20 से 30 किलोमीटर तक आंकी गई है। डेली तथा जेफरे ने इस परत को ग्लासी बेसाल्ट के मानते हैं। डेली तथा जेफरे इस परत को क्या मानते हैं, ग्लासी बेसाल्ट मानते हैं, जबकि होम्स तथा वैगनर एम्फीबोलाइट से बनी मानते हैं। मतलब ये क्या है, दोनों ग्लासी बेसाल्ट क्या है, एक तत्व है, एक पदार्थ है, एक मतलब ये खनिज है। इसी प्रकार से एम्फीबोलाइट भी क्या है, एक खनिज है। तो ये जो मिडिल जो मतलब परत है या मिडिल जो लेयर है उसको कैसा मानते हैं हम, ग्लासी बेसाल्ट मानते हैं या एम्फीबोलाइट मानते हैं, है ना। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। अब सबसे बाद में आती है निचली परत। निचली परत तक केवल प्राइमरी या P जो तरंगें हैं वही पहुंच पाती हैं, ठीक है ना। ये जो निचली परत आपको दिख रही है ये P वेव्स हैं, व्हाइट कलर की है। ये जो कोर है ना, इसको बोलते हैं सबसे निचली परत। ये ऊपरी परत हो गई, ये सेकेंडरी परत हो गई, मध्यम परत हो गई और ये निचली परत हो गई। तो इसमें क्या है, जो P की गति, इनमें प्राथमिक लहरों की गति कितने 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा S लहर की गति 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड आंकी गई है। इस परत का घनत्व अन्य परतों की अपेक्षा अधिक है क्योंकि यह परत अधिक घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है। यहाँ पृथ्वी के केंद्रीय भाग में केवल प्राथमिक लहरें ही प्रवेश कर पाती हैं। ये देखो, ये जो प्राइमरी वेव्स हैं व्हाइट कलर की, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सिर्फ वही जा पा रही हैं, सेकेंडरी वेव्स नहीं जा पा रही हैं। और जो तीसरी वेव्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, पृथ्वी के धरातल पर। तो वहाँ उनको मतलब केंद्र में जाने की कोई मौका नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि इस भाग का घनत्व सर्वाधिक है परंतु यहाँ की चट्टानें तरल अवस्था में है। इस पर स्पष्ट मतभेद है क्योंकि पृथ्वी के मध्य भाग में लोहा और निकल जैसे खनिज पदार्थों की वायुलता है, इसलिए प्राथमिक लहरें लैबनुमा प्रवेश करती हैं। अभी हमने बताया था कि जो कोर है या पृथ्वी का केंद्रीय भाग है उसमें क्या है, निकिल और लोहा पाया जाता है। इसकी वजह से जो मतलब लहरें हैं उनका क्या है, मार्ग कैसा हो जाता है, आड़ा तिरछा हो जाता है, या फिर ये क्या कर जाती है, थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था, मुझे लगता है टाइम हो गया है ना, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं और